students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, मैंने जो मेरा तीसरा लेक्चर था क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में जो 14 विभिन्न ब्रेवे जालक प्राप्त होते हैं या बनते हैं, जिनमें से एक समान तथा 13 विशेष जालक होते हैं, उनके लिए जो क्रिस्टल निकाय 7 क्रिस्टल निकाय आपके वर्ग बनते हैं, या ये कह दीजिएगा उन जालकों को 7 क्रिस्टल निकायों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उनको हमने बताया था कि उनके लिए जो आपके अल्फा बीटा कोण हैं वो क्या क्या होंगे। घनाकार जो क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं निकाय का, वो उसमें किस तरह के ब्रेवे जालक बनेंगे, चतुष्कोणियों में कितने बनेंगे, समचतुर्भुजी, एक तनाक्ष, त्रिनताक्ष और त्रिकोणीय, षटकोणीय, उनमें किस किस तरह के ए और बी सी के मान होंगे, कितने ब्रेवे जालक बनेंगे, अल्फा बीटा के क्या मान होंगे, इस सब पर हमने कल विचार किया था। साथ ही हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट आपके जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस तथा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित किया था, उनके मान क्या होंगे उनको परिभाषित किया था। साथ ही हमने घनीय क्रिस्टलों में जो परमाणुओं की त्रिज्याएं होती हैं उनको भी हमने गणना की थी, उनकी भी हमने गणना की थी। आज हम विभिन्न क्रिस्टलों के लिए पैकिंग गुणांक या संकुलन गुणांक, जो कि हमने पिछले लेक्चर में परिभाषित किया था, उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम HCl सरल घनीय क्रिस्टल के विषय में बात करते हैं कि सरल घनीय क्रिस्टल के लिए पैकिंग गुणांक या संकुलन गुणांक का मान क्या होगा। तो एकक कोष्ठका का आयतन बराबर AQ, मतलब सरल घनीय क्रिस्टल के लिए जो एकक कोष्ठका होती है उसका आयतन AQ के बराबर होता है। एक परमाणु का आयतन, जैसा कि हम निकाल चुके हैं उसकी त्रिज्या, तो एक परमाणु का जो आयतन होगा वो 4/3 πa/2 का क्यूब होगा। एक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। अतः पैकिंग गुणांक इजकल टू 1 × 4/3 πa/2 का क्यूब डिवाइडेड बाई AQ। तो PF इजकल टू π/6 या 0.52। इसी तरह अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए जो एक कोष्ठका का आयतन होता है वो AQ। एक परमाणु का जो आयतन होता है वो 4/3 π√3a/4 का होल क्यूब। एकक कोष्ठका में परमाणु की संख्या, क्योंकि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, 2 होती है, अतः पैकिंग गुणांक जो होगा दैट विल बी 2 × 4/3 π√3/4a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई AQ, या पैकिंग गुणांक PF इजकल टू √3 π/8 या 0.68। इसी तरह आपका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होते हैं या फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी एकक कोष्ठका का आयतन AQ होता है। एक परमाणु का आयतन 4/3 πa/2√2 का होल पावर 3। एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या क्योंकि 4 होती है, अतः पैकिंग गुणांक PF इजकल टू 4 × 4/3 πa डिवाइडेड बाई 2√2 का होल क्यूब, या PF इजकल टू, यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 0.74 प्राप्त होती है। इसी तरह HCP या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल्स, यदि HCP में प्रति एकांक कोष्ठका 2 परमाणु होते हैं, अतः परमाणुओं का कुल आयतन 2 × 4/3 πRQ होगा। अब किसी भी जालक की एकक कोष्ठका का आयतन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। V इजकल टू ABC 1 - cos स्क्वायर अल्फा - cos स्क्वायर बीटा - cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा रेज़ टू द पावर हाफ। अब HCP के लिए A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 व गामा इजकल टू 120। ये सभी मान यदि हम उपरोक्त समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो V इजकल टू A² C
1 माइनस कॉस स्क्वायर v इजकल टू ए स्क्वेयर सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 120 रेज टू द पावर हाफ या ए स्क्वेयर सी साइन 120 या √3/2 ए स्क्वेयर सी। अब HCP में परमाणु त्रिज्या r इजकल टू a/2, इसलिए परमाणुओं का कुल आयतन इजकल टू 2/4/3 पाई a/2 का क्यूब। अतः पैकिंग गुणांक PF इजकल टू 2 इंटू 4/3 पाई a क्यूब बाई 8 √3/2 a स्क्वेयर सी या PF इजकल टू 2 पाई a डिवाइडेड बाई 3√3 c। परंतु HCP के लिए c/a इजकल टू √8/3, इसलिए PF इजकल टू ये मान रखें तो PF इजकल टू 0.74। इस तरह हमने जो HCl सिंपल क्यूबिक, BCCl तथा FCCl व HCP इनके लिए जो आपके इनके लिए जो पैकिंग गुणांक या संकुलन गुणांक है उनके मान की गणना की है। अब हम एक पर्वोस्काइट संरचना, ये पर्वोस्काइट संरचना क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। यह अध्रुवीय अवस्था में लौह विद्युत BaTiO3 बेरियम टाइटेनोटाइट यह अध्रुवीय अवस्था में लौह विद्युत BaTiO3 वर्ग का एक लक्षण है। यह क्रिस्टल एक घनीय संरचना है जिसमें बेरियम डबल प्लस आयन घन के कोणों पर O डबल माइनस आयन घन के फलकों के केंद्रों पर तथा Ti4+4 आयन घन के केंद्र पर स्थित होता है। इस संरचना में धनायन ऋणायनों के सापेक्ष 100 दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। पर्वोस्काइट संरचना एक ऐसे घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है जिसमें प्रत्येक आयन पूर्ण घनीय सममितता के बिंदु पर स्थित नहीं है। बेरियम टाइटेनेट में B+2 व T+4 आयन तो घनीय सममितता के बिंदुओं पर स्थित होते हैं, लेकिन O-2 आयन नहीं। इसके कारण ऑक्सीजन आयनों के चारों ओर स्थानीय क्षेत्र सामान्य लॉरेंज सूत्र द्वारा दिए गए क्षेत्र की तुलना में अधिक जटिल होता है। यह संरचना लौह विद्युतता की क्रियाविधि को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्वोस्काइट संरचना के अन्य उदाहरण हैं। बेसिकली पर्वोस्काइट संरचना एक बिल्कुल अलग तरह की संरचना होती है जिसमें ये उदाहरण सहित आपको ऊपर समझाया गया है कि किस तरह इसमें कौन कौन से आयन जो सममितता के साथ घनीय सममितता के बिंदुओं पर होते हैं और कौन सा आयन सममितता के बिंदुओं पर नहीं होता। तो पर्वोस्काइट संरचना के जो अन्य उदाहरण हैं उनमें CaTiO3, KTaO3, NaTaO3, KnBO3, PbTiO3 पर्वोस्काइट संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, तो इस तरह की यदि कोई संरचना होती है जो घनीय होती है लेकिन उसमें कुछ आयंस जो होते हैं वो आपके सममिति का पालन नहीं करते, वो आपके सममितता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसी संरचना के उदाहरण आपको ऊपर बताए गए हैं कि कहाँ ऐसी संरचना होती है। तो अब इससे आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस के विषय में बात करेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल संरचना में समदूरस्थ एवं परस्पर समांतर तलों की रचना संभव है। किसी भी क्रिस्टल संरचना में समदूरस्थ एवं परस्पर समांतर तलों की संरचना संभव है जो जालक बिंदुओं से गुजरते हैं। इन तलों को जालक तल कहा जाता है।
मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि जालक तल किन्हें कहते हैं। तो यदि हम कोई भी क्रिस्टल संरचना उठाएं तो किसी भी क्रिस्टल संरचना में समदूरस्थ एवं समांतर तलों की रचना संभव है जो कि जालक बिंदुओं से गुजरते हैं। इन तलों को जालक तल कहा। जालक तलों का जालक बिंदुओं से गुजरना आवश्यक है। अब किसी जालक तल की स्थिति एवं दिक्विन्यास ओरिएंटेशन को व्यक्त करने के लिए 3 संख्याओं या सूचकांकों की आवश्यकता होती है। इन सूचकांकों को मिलर सूचकांक कहा जाता है। तो सबसे पहले मिलर सूचकांक को परिभाषित करते समय हमें पहले तो जालक तल को परिभाषित करना पड़ेगा और उसके पश्चात जालक तल की स्थिति एवं उसके ओरिएंटेशन, उसके झुकाव को हम व्यक्त करने के लिए जिन 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम मिलर सूचकांक कहते हैं। वस्तुतः मिलर सूचकांक वे छोटे से छोटे 3 पूर्णांक हैं जिनका अनुपात उस क्रिस्टल तल के द्वारा क्रिस्टल अक्षों पर कटे अंतःखंडों इंटरसेप्ट्स के व्यतिक्रमों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यदि हम एक तरीके से देखें कि वास्तविकता में मिलर सूचकांक क्या होते हैं, तो मिलर सूचकांक वो छोटे से छोटे 3 पूर्णांक हैं जिनका अनुपात उस क्रिस्टल तल के द्वारा क्रिस्टल अक्षों पर काटे अंतःखंडों के व्यतिक्रमों के अनुपात के बराबर होता है। इन सूचकांकों को HKL द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि कोई क्रिस्टल तल क्रिस्टल अक्षों को निम्न चित्रानुसार काटता है तो इसके मिलर सूचकांक निम्न प्रकार निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट, सर्वप्रथम तल ABC द्वारा तीनों अक्षों पर तल द्वारा काटे गए अंतःखंडों को जालक नियतांकों ABC के पदों में लिखते हैं, जैसे PA, QB, RC। उसके बाद अब अंतःखंडों को व्यतिक्रम करते हैं, जैसे 1/P, 1/Q, 1/R। इसके पश्चात इन संख्याओं को PQR के लघुत्तम LCM से गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त पूर्णांक तल के मिलर सूचकांक होंगे। निम्न चित्र में ये प्रदर्शित करे गए हैं कि किस तरह अंतःखंड करते हैं। अतः HKL = 1/P, 1/Q, 1/R, या H अनुपात K अनुपात L अनुपात 1/P, 1 अनुपात 1/Q अनुपात 1/R। उदाहरणार्थ, यदि क्रिस्टल तल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रम से 2A, 3B व 6C हों तो H अनुपात K अनुपात L = 1/2, 1/3 × 1/6, या HKL = 3:1। किसी मिलर सूचकांक HKL द्वारा व्यक्त कोई तल अनन्य नहीं होता, बल्कि सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। मतलब वो सभी तल जो समान मिलर सूचकांक के द्वारा दिए जाते हैं वो सारे के सारे समांतर तल होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि किस तरह हम मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस की निकाल सकते हैं किसी तल के लिए, और किस तरह सभी समांतर तलों के लिए एक ही मिलर सूचकांक होता है। तो इसके पश्चात कल के लेक्चर में हम जो है आपको इससे आगे की बारे में बात करेंगे और मिलर सूचकांक पर क्या प्रकाश पड़ सकता है या क्या हम बता सकते हैं उसके बारे में, तो कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।